भूगोल में आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है जनसंख्या घनत्व एवं वृद्धि। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था मानव के प्रकृतिकरण के बारे में और प्रकृतिकरण के मानवीकरण के बारे में। अब यह जो चैप्टर है, यह जो पाठ है, यह उसी से जुड़ा हुआ है, उसी से संबंधित है। तो सबसे पहले हम आते हैं संसाधन के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में। विश्व में अनेकों प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। इनमें मुख्य संसाधन मानव रूपी संसाधन है। मानव संसाधन, इस मानव संसाधन को दो भागों में बांट सकते हैं, पुरुष और स्त्री। किसी भी देश की वास्तविक संपदा उस देश में रहने वाले पुरुष और महिलाएं होती हैं, पुरुष और स्त्रियां होती हैं। कोई भी देश आभूषणों से, सोने चांदी से और दूसरी इमारतों से महान नहीं बनता, बल्कि महान बनता है तो उसमें रहने वाले पुरुष और स्त्रियों की महानता के कारण महान बनता है। यानी इन दोनों का, पुरुष और स्त्रियों का अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है। तो अब इनका क्या योगदान है, ये कैसे किसी देश की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, आज हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले जनसंख्या। क्या है जनसंख्या? जनसंख्या है किसी अक्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के समूह को उस अक्षेत्र की जनसंख्या कहते हैं। किसी भी अक्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को उस अक्षेत्र की जनसंख्या कहते हैं। अब आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या के बाद आ जाएगा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या है? प्रति वर्ग इकाई अक्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की सभी आवश्यकताएं उस प्रति वर्ग अक्षेत्र से प्राप्त करने की अक्षमता को, प्राप्त करने की योग्यता को उस अक्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि एक वर्ग अक्षेत्र में जितने व्यक्ति रहते हैं उन सब की आवश्यकताएं पूर्ति उस अक्षेत्र से होनी चाहिए। तो वह जनसंख्या उस अक्षेत्र के अनुपातिक है, तो उसको उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अक्षेत्र है, वर्ग इकाई, ये कोई इकाई है, इस अक्षेत्र में जितनी जनसंख्या रहती है, यदि उस जनसंख्या को इस अक्षेत्र के अनुपात में ले लिया जाए तो यह उसका जनसंख्या घनत्व कहलाता है। मान लीजिए यहाँ रहते हैं 1500 व्यक्ति और ये 1 वर्ग किलोमीटर एरिया है, यानी 1 किलोमीटर इसकी लंबाई, 1 किलोमीटर इसकी चौड़ाई, ये 1 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र हो गया। तो जनसंख्या है 1500 व्यक्ति, अक्षेत्र है 1 वर्ग किलोमीटर। तो जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा? अक्षेत्र जनसंख्या, उस स्थान की जनसंख्या बटे उस स्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। तो यहाँ की जनसंख्या है 1500 और अक्षेत्र है 1 वर्ग किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसको इस तरह से जांचा जाता है, इस तरह से देखा जाता है। अब इसके बाद जनसंख्या घनत्व के बाद हम आते हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक।
ऐसा नहीं है कि सब स्थानों पर एक समान जनसंख्या पाई जाती है। किसी अक्षेत्र में जनसंख्या कम होती है तो किसी अक्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा होती है। जैसे मैं एक सूची यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, उस सूची से आपको पता चलेगा विश्व की 90% जनसंख्या, विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर रहती है। विश्व की 90% जनसंख्या विश्व के 10% स्थल भाग पर रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर ये जनसंख्या 10% स्थल भाग पर रहती है 90%, तो वहां पर डेंस पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा गहरा जनसंख्या घनत्व है, बहुत गहन जनसंख्या घनत्व है। तो यहां पर ही ऐसा क्यों है कि ये 90% जनसंख्या केवल 10% भाग पर ही क्यों रहती है? इसी क्यों को पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक मुख्यतः ये 3 प्रकार के कारक होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक, नंबर 2 आर्थिक, नंबर 3 सांस्कृतिक। प्राकृतिक को हम भौगोलिक या भौतिक भी बोल सकते हैं, भौतिक या प्राकृतिक, नंबर 2 आर्थिक, नंबर 3 सांस्कृतिक। अब प्राकृतिक या भौतिक कारक क्या है? प्राकृतिक या भौतिक कारक यानी प्रकृति, वो हमारे चारों तरफ का पर्यावरण, जो जनसंख्या को एक विशेष क्षेत्र पर बसने के लिए, एक विशेष क्षेत्र पर बढ़ने के लिए प्रभावित करता है, तो वे सारे कारक भौतिक कारक में आ जाएंगे। दूसरे आर्थिक, जो अर्थव्यवस्था के कारण एक स्थान पर जनसंख्या कम या ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद आते हैं सांस्कृतिक कारक। तो अब हम इन्हें सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। भौतिक कारकों में सबसे पहले है जल की उपलब्धता। जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हुई हैं, जैसे हमने सोशल साइंस में या हिस्ट्री में पढ़ा है, तो प्राचीन सभ्यताएं हमेशा नदी किनारों के पास ही बसती थी। जितने भी प्राचीन नगर हैं, भारत के भी हम प्राचीन ले या पूरे विश्व के ले, तो वो सब प्राचीन नगर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि प्राचीन काल में, पुराने समय में नदियाँ पानी का मुख्य स्रोत थी। नदियों के में सदा वाहिनी नदियाँ होती थी, मीठा पानी होता था, उसी पानी को वो अपने पशुओं को पिलाते थे, उसी पानी से खेतों में सिंचाई करते थे, उसी पानी का घरों में प्रयोग करते थे। और नदियाँ भी कौन सी? जल की उपलब्धता कहाँ पाई जाती थी? जहाँ नदियों के आसपास। और नदियाँ कौन सी? सदावाहिनी, यानी जो पूरे वर्ष भर बहती रहें। ये नहीं कि केवल बरसाती नदियां हैं। जैसे आज के वर्तमान उसमें हम देखें तो दक्षिण भारत में कुछ नदियां केवल वर्षा ऋतु में ही सक्रिय रहती हैं, सदावाहिनी नहीं है। यदि हम उत्तर भारत से या हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों को देखें तो वो सदावाहिनी नदियां हैं, वर्ष भर बहती रहती हैं। जैसे इसमें सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु और इसकी 5 सहायक नदियाँ, गंगा और इसकी सहायक नदियाँ, और इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियाँ। तो ये तो था भारत के संबंध में। अब पूरे विश्व में जितनी भी सभ्यताएं बसी, जितने भी सांस्कृतिक नगर बसे, जितनी भी सभ्यताओं ने जन्म लिया, वे सभी सभ्यताएं जन्मी हैं तो जल की उपलब्धता के कारण। क्योंकि खेतों में सिंचाई का या घरों में जल की उपलब्धता, एक आसानी से सर्वसुलभ जल जो मिलता था, तो वो केवल नदियों के पास ही मिलता था। यही वजह है कि प्राचीन नगर
केवल और केवल मात्र नदियों के किनारे बसाए जाते थे। तो पहला भौतिक कारक में है जल की उपलब्धता, और ये जल की उपलब्धता कहाँ होती थी? जहाँ सदावाहिनी नदियाँ थी, वर्ष भर बहने वाली नदियाँ, यानी वर्ष भर उन्हें उपयुक्त पानी मिलता रहे। दूसरा जो कारक आता है इसी में, वो आता है भूमि का ढाल। भूमि की ढाल भी जनसंख्या को प्रभावित करती है, जनसंख्या को नियंत्रित करती है। जहां पर समतल जमीन पाई जाती है, समतल भूमि पाई जाती है, वहां खेती करना, सड़कों का निर्माण करना, उद्योग लगाना बहुत ही आसान होता है। घरों का निर्माण करना भी वहां पर आसान होता है। या जहां पर मंद ढाल होता है, वहां पर भी सड़क बनाना, मकान बनाना, उद्योग लगाना बहुत आसान होता है। तो इसलिए भूमि का ढाल जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावित करता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जहां पर समतल मैदान है या मंद ढाल वाली भूमि है, वहां जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी, और इसके विपरीत वो क्षेत्र जहां पर भूमि का ढाल बहुत तीव्र है और स्टीप ढाल है, स्टीप मीन्स तीव्र, तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में रोड बनाना, सड़कें बनाना बहुत मुश्किल होता है, मकान बनाना बहुत मुश्किल होता है, खेती करना मुश्किल है, उद्योग धंधे लगाना मुश्किल है। तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है उसकी अपेक्षा जहां पर ज़्यादा समतल भूमि है, वहां जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। तो भूमि का ढाल भी जनसंख्या को बहुत हद तक प्रभावित करता है। जैसे यदि हम भारत के बड़े बड़े नगरों की बात करें तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, इसके साथ अहमदाबाद, वडोदरा, और अगर हम अपने हरियाणा में बात करें तो महानगरों में आता है फरीदाबाद। ये सभी नगर जो हैं समतल मैदानों, मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके विपरीत यदि हम पहाड़ी नगरों की बात करें तो जैसे कि हिमाचल के, उत्तराखंड के नगर हैं, वो छोटे पाए जाते हैं। वजह क्या है? क्योंकि वहां पर बसावट में बाधा है, वहां की पहाड़ियों का ढाल। इसके बाद तीसरा जो कारक है, पहला था जल की उपलब्धता, दूसरा था भूमि की ढाल, और भूमि की ढाल के बाद तीसरा जो कारक हमारा आता है जलवायु। जहां समजलवायु पाई जाती है या सभी या कम तापमान, जहां पर जलवायु जो है वो भी जनसंख्या को प्रभावित करती है। जहां की समजलवायु है या जहां पर मौसम में बदलाव आता रहता है, कम तापमान से ज़्यादा की तरफ, कम आर्द्रता से ज़्यादा आर्द्रता की तरफ, वहाँ भी जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। इसके विपरीत जहाँ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर वर्ष में 11 महीने, 10 महीने या 9 महीने बर्फ़ से ढके रहते हैं, वहाँ की जलवायु विषम होती है। उस विषम जलवायु में जनसंख्या कम पाई जाती है। इसके विपरीत ध्रुवीय ढालों की अगर हम बात करें तो वर्ष भर वहाँ पर बर्फ़ रहती है, तो वहाँ जनसंख्या नाम मात्र की है। यदि हम ध्रुवीय ढाल और 66 से 1/2 डिग्री जो ये पूरी पृथ्वी है, इसको इस तरह से बांटा गया है। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये 23 से 1/2 जो है ना कर्क रेखा, ये 23 से 1/2 जो है मकर रेखा, फिर ये 66 से 1/2, और ये ऊपर तो 90 डिग्री है, और यहाँ पर 66 से 1/2। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जनसंख्या न के बराबर है, 66 से 1/2 से 90 डिग्री ध्रुवों के बीच में। 23 से 1/2 और 66 से 1/2 के बीच जनसंख्या कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर मौसम विषम प्रवृत्ति का है, यहाँ की जलवायु विषम है। वर्षा की वजह यहाँ पर बर्फीले तूफान आते हैं और वर्ष भर
में यहाँ आधे से ज़्यादा समय ये चट्टानें, ये अक्षेत्र बर्फ से ढके रहते हैं। ये अक्षेत्र जो है 23 से 1/2 उत्तर से 23 से 1/2 दक्षिण के बीच, ये भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे का ये आदर्श अक्षेत्र पाया जाता है। यहाँ जनसंख्या बहुत अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पर मौसम भी एक समान रहता है, वर्षा भी अच्छी होती है, पानी की उपलब्धता भी मिलती रहती है। तो इसी वजह से ये अक्षेत्र बहुत उपयुक्त है जनसंख्या नियंत्रण के दृष्टिकोण से, जनसंख्या के कारण। तो भौतिक कारकों में 3 कारक थे, जल की उपलब्धता, भूमि की ढाल, जलवायु। और अब आते हैं हम आर्थिक कारक। आर्थिक कारक जो हैं उनमें सबसे पहला तो कारक है हमारा खनिज। किसी भी अक्षेत्र में जहां पर खनिज संसाधन ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो उन अक्षेत्रों में खनिज संसाधनों को निकालने और उन निकाले हुए खनिज संसाधनों को परिष्कृत करने और परिष्कृत करने के बाद उद्योगों में विनिर्माण करने में ज़्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। इसी वजह से इस क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। जितने भी हमारे मध्य भारत के क्षेत्र हैं यहाँ पर, जैसे झारखंड में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, कुछ मध्य प्रदेश है, कर्नाटक में, कुछ क्षेत्र आंध्र प्रदेश का, तो ये खनिज संसाधनों से भरपूर हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ खनिज संसाधन निकाले जाते हैं वहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद दूसरा जो कारक है वो है औद्योगिकरण। पहला जो कारक है खनिज, इसी से आगे बढ़ता है, ये इसी से जुड़ा हुआ है। जब तक हमें खनिज नहीं मिलेंगे तो औद्योगिकरण नहीं होगा। औद्योगिकरण के लिए मूलभूत आवश्यकता है खनिज संसाधनों का पाया जाना। तो जिस क्षेत्र में खनिज संसाधन पाए जाते हैं उन्हीं के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिकरण भी बढ़ता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी औद्योगिक नगर बस जाते हैं। तो उद्योगों में काम करने के लिए, उद्योगों में सामान को बनाने के लिए, उद्योगों में और भी अनेकों प्रकार की गतिविधियां करने के लिए मजदूरों की, व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण अनेक प्रकार के नगर, बड़े बड़े नगर विकसित हो जाते हैं जहां पर औद्योगिकरण विकसित होता है। और इसके बाद तीसरा जो है वो है नगरीकरण। ये भी ऊपर के 2 कारकों से जुड़ा हुआ है। औद्योगिकरण में ऐसा नहीं है कि सभी उद्योग केवल खनिजों पर ही निर्भर हैं। कुछ उद्योग कृषि पर भी आधारित हैं, वनों पर भी आधारित हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में उनमें खनिजों का तो प्रयोग होता ही है। चाहे वो हमारे कृषि आधारित उद्योग हो या वन आधारित उद्योग हो, लेकिन उनमें किसी न किसी रूप में खनिजों का प्रयोग तो होगा ही होगा। अब जब उनमें खनिजों का प्रयोग होगा तो फिर औद्योगिकरण भी होगा। और इन दोनों से जुड़ा हुआ है नगरीकरण। नगरीकरण भी प्रारंभिक अवस्था में वहीं पाया गया जहां पर खनिज व औद्योगिकरण था। जहां खनिज निकाले जाते थे, खनिजों ने औद्योगिकरण को प्रभावित किया और औद्योगिकरण ने नगरीकरण को प्रभावित किया। यदि हम वर्तमान को देखें, वर्तमान समय को देखें, तो नगरीकरण में कुछ ऐसे कारक भी हैं जो इन दोनों से अलग भी हैं, परंतु ज़्यादातर नगरीकरण उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर औद्योगिकरण व खनिज संसाधन से जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं। इसके बाद तीसरा था सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक मानवीय कारक भी, मानवीय कारक या सांस्कृतिक कारक बोल देते हैं इसको हम। सांस्कृतिक कारकों में भी समाज का एक वह वर्ग होता है जो शांति चाहता है, जो वर्ग समाज से हटकर काम करना चाहता है, तो वो सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जैसे हिमालय पर्वत पर जलवायु भले ही विषम प्रवृत्ति की पाई जाती है, वर्ष भर वहाँ पर चट्टानें बर्फ से ढकी रहती हैं,
चोटियों बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन फिर भी कुछ साधु व्यक्ति ऐसे होते हैं जो तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर जाते हैं। कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी होते हैं जो अपने अनुसंधान के लिए या रिसर्च के लिए पहाड़ीय क्षेत्रों पर जाते हैं। तो हिमालयी क्षेत्र में या किसी और पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पर भी जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, तो उसकी वजह इन दोनों के अलावा अगर कोई तीसरी वजह है तो वो मानवीय या सांस्कृतिक है। वो या तो किसी संस्कृति विशेष को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर नगरीकरण हुआ है, वहाँ पर जनसंख्या बसावट हुई है, या वो अपने व्यक्तिगत मानवीय कारकों से वहाँ पर जनसंख्या बसावट हुई है। जैसे यदि हम तिब्बत के पठार की बात करें, तिब्बत का पठार पर हम दूर दूर तक देखें तो वहाँ पर या तो बालू रेत मिलेगा या बर्फीली चट्टानें मिलेंगी, जलवायु बड़ी विषम है, आजीविका के साधन कम हैं, लेकिन फिर भी दलाई लामा और उससे प्रभावित व्यक्ति तिब्बत के क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। तो वो जो है उस क्षेत्र की संस्कृति विशेष को जीवित रखने के लिए तिब्बती जैसे विषम जलवायु में भी रहना पसंद करते हैं। तो ये तो 3 प्रकार के कारक थे हमारे जो जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावित करते हैं। अब इसके बाद जनसंख्या के कारक कौन कौन से हैं? जनसंख्या के कारकों में सबसे पहले है जन्म दर। किसी वर्ष में किसी भी क्षेत्र में 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को उस क्षेत्र की जन्म दर कहते हैं। किसी विशेष वर्ष में किसी विशेष क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को उस क्षेत्र की जन्म दर कहते हैं। लेकिन ये जन्म दर अशोधित होती है। अशोधित क्यों होती है? शोधित वह होती है जो वेरीफाइड हो, यानी जिसको हमने एक्यूरेट कैलकुलेट किया हो। अशोधित वो होती है जो एस्टिमेटेड होती है, अनुमानित होती है, फिक्स्ड नहीं होती। जन्म दर अशोधित हम प्रतिवर्ष निकालते हैं। वो कैसे निकाली जाती है? जनसंख्या हमारे यहाँ पर प्रत्येक 10 वर्ष बाद की जाती है जनगणना। विश्व में जो जनगणना की जाती है वो प्रत्येक 10 वर्ष बाद की जाती है। जैसे इससे पहले जनगणना हुई थी 2011 में, अब जो जनगणना होगी वो 2021 में होगी। 2011 में नहीं बल्कि वो 2010 में हुई थी और उस डेटा को एनालाइज किया गया था 2011 में। इसी प्रकार अब जनगणना 2020 में होगी और उस डेटा को एनालाइज किया जाएगा 2021 में। तो अशोधित ये होती है जो पिछले दशक को ध्यान में रखते हुए हम कैलकुलेट करते हैं, हम अनुमान लगाते हैं। उस अनुमानित जन्म दर को ही अशोधित जन्म दर कहते हैं। तो ये अशोधित जन्म दर क्या होती है? इसका अशोधित जन्म दर का सूत्र है जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या या जन्मे बच्चों की संख्या, जन्मे बच्चों या शिशुओं, वैसे बच्चे की बजाय शिशु होता है छोटा बच्चा, जन्मे शिशुओं की संख्या बटे में कुल जनसंख्या और गुणा में 1000। तो इस तरह से ये अशोधित जन्म दर निकाली जाती है। अब वही अशोधित मैंने इसलिए बताया, अशोधित इसके साथ क्यों लगाया जाता है, ये बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जिन 1000 पुरुषों के ऊपर 1000 व्यक्तियों के ऊपर, पुरुषों ने 1000 व्यक्तियों के ऊपर जो हम जन्म दर निकालते हैं, उनमें बहुत से तो ऐसे होंगे जो अविवाहित हैं,
बहुत से ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, बहुत से ऐसे होंगे जो 60 या 70 वर्ष से ज़्यादा उम्र के वृद्ध हैं, और बहुत से ऐसे होंगे जो प्रजननशीलता यानी 15 से 60 वर्ष की बीच की आयु वर्ग में तो आते हैं, लेकिन किसी न किसी रोग के कारण वो बीमार हैं, तो उन सब की संख्या को भी इसमें शामिल किया जाता है, इसलिए ये जन्म दर असोदित जन्म दर कहलाती है। और इसके अलावा इसका दूसरा कारण ये भी है क्योंकि ये निकाली जाती है पिछले दशक की वृद्धि दर के आधार पर, तो दूसरी वजह इसकी ये है। इसके बाद दूसरा कारक जो जनसंख्या को प्रभावित करता है वो है मृत्यु दर, और मृत्यु दर भी अशोधित होती है, ये भी शोधित नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक वर्ष वास्तविक आंकड़े मृत्यु दर के भी नहीं जुटाए जाते, ये भी पिछले दशक के आधार पर ही निकाला जाता है। इसका भी वही सूत्र है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को उस अक्षेत्र की मृत्यु दर कहते हैं। इसका सूत्र भी वही है, मृतकों की संख्या बटे कुल जनसंख्या गुणा 1000। ये जन्म दर या मृत्यु दर ये दोनों 1000 व्यक्तियों पर ही निकाले जाते हैं। अब जनसंख्या को प्रभावित जनसंख्या के जो कारक है उनमें जन्म दर आ गई, मृत्यु दर आ गई। इसके बाद तीसरा जो कारक आता है वो आता है प्रवास। तीसरा जो कारक है वो प्रवास है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, प्रवास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम ऊपर देखेंगे तो इसकी तरफ हमारा ध्यान जाना स्वाभाविक है। विश्व की 90% जनसंख्या 10% सतल भाग पर रहती है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा उल्टा करके और देखें तो ये हो जाएगा कि 10% जनसंख्या 90% सतल भाग पर रहती है। यानी 90% सतल भाग तो ऐसा है कि जहां पर केवल 10% जनसंख्या पाई जाती है। तो जो ये 90% जनसंख्या ये 10% पे है, तो क्या इसकी इच्छा नहीं होगी कि जो बाकी का स्थल भाग है उसके ऊपर जाया जाए, वहां पर कृषि कार्य किए जाएं, वहां पर खनिज संसाधन तलाशे जाएं, वहां पर औद्योगिकरण किया जाए, वहां पर नगरीकरण को बढ़ावा दिया जाए। तो यही इसी विचार के कारण, इसी धारणा के कारण ये 90% जनसंख्या दूसरे क्षेत्र में प्रवास करने के लिए तत्पर रहती है, और इनकी इसी धारणा के कारण प्रवास को बल मिलता है। प्रवास अपने आप में जन्म दर और मृत्यु दर से भी बहुत बड़ा कारक है, बहुत बड़ा फैक्टर है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले। अब इस प्रवास को देखते हैं। तो तीसरा कारक था हमारा प्रवास। प्रवास किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना प्रवास कहलाता है। किसी व्यक्ति विशेष का या व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्प्रवास और दूसरा होता है आप्रवास। जिस स्थान से व्यक्ति जिस स्थान को छोड़कर व्यक्ति जाता है उस स्थान को उत्प्रवास कहते हैं, और जिस स्थान पर व्यक्ति जाकर के बसता है
उसको आप्रवास कहते हैं। यानी जहां से व्यक्ति जाएगा, माइग्रेट करेगा, वो उत्प्रवास, और जहां पर जाकर के वो बस जाएगा उसे आप्रवास कहेंगे। इसके बाद ये तो थे इसके दो भाग, दो प्रकार का होता है, लेकिन समय और काल के अनुसार, स्थान और समय के अनुसार भी इसके और आगे भाग किए जा सकते हैं। जैसे ये तो अब समय के आधार पर प्रवास के भाग, समय के आधार पर प्रवास किया जाता है दैनिक प्रवास, हम महानगरों के आसपास के जो छोटे कस्बे गांव हैं उनमें देखेंगे कि वो रोज प्रतिदिन सुबह महानगरों में जाते हैं और शाम को वापस अपने घरों पर आ जाते हैं। उसमें वो किसी कार्यालय में काम करते हों या किसी दुकान या उद्योग में काम करते हैं, तो वो रोज प्रतिदिन अपनी आजीविका के लिए जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। कुछ गांव के या छोटे कस्बों के विद्यार्थी भी इस तरह का प्रवास करते हैं, वो स्कूल या कॉलेजों में सुबह पढ़ने के लिए जाते हैं और शाम को अपने घर आ जाते हैं, तो ये कहलाता है दैनिक प्रवास। इसके बाद है साप्ताहिक प्रवास। साप्ताहिक प्रवास वह प्रवास कहलाता है जब कोई व्यक्ति सप्ताह के लिए, यानी एक सप्ताह के लिए सोमवार को चला जाता है और शनिवार को वापस अपने घर आता है। सप्ताह के अंत में, वीकेंड में जब वो अपने घर आता है, 5 या 6 दिन काम करता है और 1 या 2 दिन के लिए अपने घर आता है, तो उसे साप्ताहिक। इसके बाद मासिक प्रवास, 1 महीने तक किया जाने वाला प्रवास मासिक। इसके बाद वार्षिक प्रवास, वर्ष भर रहने के लिए किया जाने वाला। और इसके बाद एक और है मौसमी प्रवास। मौसम की या जलवायु की विषम अवस्थाओं को देखते हुए किया जाने वाला प्रवास मौसमी प्रवास है। जैसे पहाड़ियों पर ज़्यादा बर्फ गिरने की वजह से वहाँ की जलवायु ठंडी हो जाती है, तो उस क्षेत्र के व्यक्ति 6 महीने के लिए नीचे घाटी में आ जाते हैं और जब घाटी में गर्मी की ऋतु आ जाती है तो फिर वो चोटी के ऊपर चले जाते हैं। जम्मू कश्मीर के गद्दी व भोटिया जाति के जो गुज्जर लोग हैं वे इसी तरह का प्रवास करते हैं। इसके अलावा राज्य की राजधानियां भी इसी तरह की बनाई जाती हैं। जैसे भारत की अंग्रेजों के समय पर राजधानी गर्मियों में शिमला होती थी और सर्दियों में दिल्ली बन जाती थी। इसी तरह से वर्तमान जम्मू कश्मीर को अगर हम देखें तो गर्मियों में राजधानी श्रीनगर होती है और सर्दी के मौसम में राजधानी जम्मू को बना दिया जाता है। तो ये मौसमी प्रवास है, मौसम की विपरीत अवस्थाओं को देखते हुए इस तरह का प्रवास किया जाता है। कुछ पक्षी भी इस तरह का प्रवास करते हैं, जब पहाड़ी क्षेत्रों में विषम बर्फीली हवाएं चलती हैं तो वो घाटियों में आ जाते हैं अपने जीवन को बचाने के लिए। इसके साथ ये तो था समय के आधार पर किया जाने वाला प्रवास। अब है इसकी धाराएं क्या क्या होती हैं। प्रवास की धाराएं मीन्स ये कहाँ से कहाँ तक होता है, कैसे होता है। देखिए, प्रवास होता है गांव से गांव को। एक गांव में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो वो दूसरे गांव में प्रवास कर लेता है, बहुत कम पाया जाता है। इस तरह का प्रवास केवल इसी वजह से किया जाता है कि या तो दूसरे गांव में उसको कोई बहुत बढ़िया अवसर मिल रहा है या उसे उस गांव में किसी संघर्ष के कारण अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में प्रवास करना पड़ रहा है। दूसरा, गांव से नगर को, ये वर्तमान समय में बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति शहरों में आना चाहता है, नगरों में आना चाहता है, तो वो गांव की उस जीवन शैली को छोड़कर अपने आप को आधुनिक जीवन शैली में ढालना चाहता है। तो इस तरह का प्रवास पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है
और इसी प्रवास के कारण नगरीकरण को बल मिलता है। तीसरा है नगर से नगर। ये भी बहुत फेमस है। एक व्यक्ति छोटे नगर में रह रहा है, उसे आवश्यकता महसूस हुई कि मुझे बड़े नगर में चला जाना चाहिए, या उसको ये महसूस हुआ कि मेरा गुजारा, मेरी आजीविका अब इस शहर में नहीं चल सकती, मेरे आजीविका के संसाधन बड़े नगर में उपलब्ध हो सकते हैं, तो वो उस छोटे नगर को छोड़कर बड़े नगर की तरफ प्रवास कर लेता है। तो ये नगर से नगर को है। और चौथा बहुत कम देखने को मिलता है, नगर से गांव। नगर से गांव में जो प्रवास किया जाता है वो केवल और केवल मात्र जब व्यक्ति असफल होता है, वो भावनात्मक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, तब वो नगर से गांव को प्रवास करता है। आर्थिक रूप से कैसे? यदि शहर में या नगर में उसकी आजीविका नहीं चलती तो फिर उसके मन में बात आती है कि क्यों ना अपने पैतृक गांव में जाया जाए और वहाँ पर जो खेती या और जो हमारे परंपरागत साधन हैं, संसाधन, उनका प्रयोग करते हुए हम अपनी आजीविका चलाई। दूसरा भावनात्मक से अर्थ है कि व्यक्ति सोचता है कि नगरों में हम अपने आप को उस दिशा में नहीं ले जा पा रहे हैं जिस दिशा में हमें जाना चाहिए, तो जब उसकी भावनाएं हर्ट होती हैं, उसकी भावनाओं को आघात पहुंचता है, तो भी वो नगर से गांव को आता है। तीसरा रीजन, जब उसको असुरक्षा का भाव महसूस होता है। आजकल जो नगरों में अनेकों प्रकार के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो इस अपराध के कारण बढ़ती असुरक्षा में भी व्यक्ति नगर से गांव की तरफ देखता है। अब इन्हीं चार धाराओं के पर आधारित है एक प्रवास जिसको कहते हैं सोपानी प्रवास। सोपानी प्रवास उदाहरण से समझिए। मान लिया किसी व्यक्ति का जन्म एक छोटे से गांव में होता है और वो अपनी आजीविका के लिए उस गांव को छोड़कर किसी बड़े गांव में चला जाता है। कुछ समय बाद वो अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लेता है, तो उस गांव को छोड़कर के फिर शहर की तरफ चला जाता है, और फिर कुछ समय बाद उसकी अर्थव्यवस्था और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, तो उस नगर को छोड़कर वो बड़े नगर में चला जाता है, और फिर बड़े नगर से महानगर को, और फिर महानगर से वैश्विक नगर को। तो इस तरह का जो प्रवास किया जाता है वो कहलाता है सोपानी प्रवास, सीढ़ीनुमा प्रवास। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी से तीसरी सीढ़ी, इस तरह का प्रवास ज़्यादातर व्यापारी वर्ग या औद्योगिक घरानों के द्वारा किया जाता है। तो ये थे प्रवास की धाराएं। इसके बाद प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रवास के जो कारक है उसको प्रभावित करने वाले कारक है, वो दो कारक हैं, अपकर्ष और दूसरा है प्रतिकर्ष। अपकर्ष क्या होता है? अपकर्ष जब किसी अक्षेत्र विशेष की सुविधाएं, चकाचौंध, आजीविका के साधन, रहन सहन, वेशभूषा, बोलचाल किसी दूसरे अक्षेत्र के व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, तो वह अपकर्ष कारक कहलाता है। फिर से सुनिए, जब किसी अक्षेत्र के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, वहाँ की आजीविका के साधन, वहाँ की चकाचौंध जब किसी दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति को प्रभावित करती है, तो उसे अपकर्ष कहते हैं। जैसे एक छोटे गांव में रहने वाला व्यक्ति मुंबई जैसे बड़े शहर की रोशनी भरे गलियों से प्रभावित होता है, तो वह अपकर्ष कहलाएगा। इसके अलावा प्रतिकर्ष कारक है। अपकर्ष में जैसे गांव का बच्चा है, शहरों के अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए अपकर्ष है।
शहरों के बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ने के लिए करता है तो अपकर्ष कहलाता है। इसके बाद यदि कोई पढ़ा लिखा बेरोजगार युवक है, उसे शहर का व्यापार या नौकरी प्रभावित करती है तो भी वो अपकर्ष कहलाएगा। प्रतिकर्षकार, जब व्यक्ति अपनी इच्छा से या प्रभावित होकर के नहीं बल्कि ऐसे कारक जो उसे उस क्षेत्र को छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं, उसको मजबूरी में वो क्षेत्र छोड़ना पड़ता है, तो वो प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। इस प्रकार के कारक अक्षेत्रीय संघर्ष, जातीय संघर्ष और पारिवारिक समस्याएं और आर्थिक समस्याओं के कारण किए जाते हैं। अब इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे यहाँ के इंजीनियर युवक हैं, उन्हें पढ़े लिखे इंजीनियर युवकों ने अच्छी नौकरी के लिए, अच्छी आजीविका के लिए विदेशों में प्रवास किया, अपकर्ष कारक कहलाया। और यानी जैसे भारत के इंजीनियर मान लिया अमेरिका गए और वहाँ अमेरिका में अगर कोई महामारी आ गई या चीन में कोई महामारी आई तो वापस वो जब भारत की तरफ या अपने पैतृक क्षेत्र की तरफ देखने लगे तो वो प्रतिकर्ष कहलाया। मजबूरी में जब हमें किसी क्षेत्र को छोड़ना पड़ता है तो वो प्रतिकर्ष कहलाता है। और जब हम अपने विकास के लिए, अपने लाभ के लिए किसी क्षेत्र को छोड़ते हैं तो वो अपकर्ष कहलाता है। इसके बाद शुरू में ही जैसे जिक्र किया गया कि 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर रहती है, तो हमारे एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलस जो है वो एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप में वे कौन कौन से देश हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो वो चीन, भारत, इंडोनेशिया, और इसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, और रूस। ये 6 देश ऐसे हैं जो एशिया के सबसे ज़्यादा घने बसे हुए हैं, घनी आबादी वाले देश हैं। चीन और भारत में इन केवल 2 देशों में विश्व की आधी आबादी रहती है, आधी जनसंख्या रहती है इन 2 देशों में। अब इसके बाद जनसंख्या की वृद्धि दर के ऊपर थोड़ा हम अगर जिक्र करें जनसंख्या की वृद्धि के ऊपर, तो देखिए जनसंख्या वृद्धि 1750 में पूरे विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। 1750 में ही औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति के कारण अनेकों उद्योगों ने जन्म लिया। उसके अलावा वह औद्योगिक क्रांति पूरे विश्व में वैश्विक क्रांति या वैश्विक नगरीकरण की तरफ बढ़ी और धीरे धीरे 1850 तक आते आते ये जनसंख्या दोगुनी हो गई, इस पहली जनसंख्या से दोगुनी हो गई। और उसके बाद अगले 50 वर्षों में फिर ये अपनी पहली जनसंख्या से दोगुनी हो जाती है। केवल 1919 और 20 का जो वर्ष था उसमें जनसंख्या घटती है। इसके बाद जनसंख्या के दुगुनी होने की अवधि लगातार कम होती जा रही है और वर्तमान में पूरे विश्व में 2011 की जनगणना के अनुसार 700 करोड़ आबादी है। 700 करोड़ आबादी पूरे विश्व की है वर्तमान में 2020 की जनगणना के अनुसार। अनुमानित है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है।
इसमें 2020-21 की जब आएगी तो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। अब इसके बाद जनसंख्या का जो ग्राफ हम बनाते हैं ना, उसमें 3 चीजें विशेष तौर पर पूरी इस जनसंख्या को रीड करने के बाद, पूरी इस जनसंख्या को पढ़ने के बाद हमने 3 चीजें निष्कर्ष के तौर पर निकाली। एक तो वो ज्यादा जन्म दर और ज्यादा मृत्यु दर। कुछ देश ऐसे हैं जहां जन्म दर भी ज्यादा है, अधिक है, और मृत्यु दर भी अधिक है। ऐसे देश भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ज़्यादा वर्षा होती है, महामारियां फैलती हैं, बीमारियां ज़्यादा पाई जाती हैं, घने वन होते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जन्म दर भी ज़्यादा है, मृत्यु दर भी ज़्यादा है, और ये ज़्यादातर विकासशील देश हैं। इसके अलावा दूसरा है जहां ज़्यादा जन्म दर और कम मृत्यु दर, यानी जन्म दर ज़्यादा है, जन्म दर तो ज़्यादा है, उच्च है, लेकिन मृत्यु दर कम है। ऐसे ये इस तरह की स्थिति पाई जाती है कम विकसित देशों में। विकासशील से तो जो ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। और तीसरी जो अवस्था है, जन्म दर अधिक, जन्म दर कम और मृत्यु दर कम, ये विकसित देशों में पाई जाती है। जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। और कुछ देश ऐसे हैं जहां जन्म दर ऋणात्मक है, नेगेटिव है, माइनस में है, और मृत्यु दर तो सामान्य है। यूरोप के कुछ देश ऐसे हैं जहां जन्म दर न के बराबर है और मृत्यु दर वहां पर जो सामान्य स्थिति में होती है वो उसी स्थिति में पाई जाती है। अब जनसंख्या वृद्धि क्या चीज होती है? जनसंख्या वृद्धि होती है जन्म दर, जनसंख्या वृद्धि है जन्म दर माइनस मृत्यु दर। लेकिन क्या ये जनसंख्या वृद्धि दर उपयुक्त है, जन्म दर माइनस मृत्यु दर? नहीं, इसमें वो जनसंख्या भी घटानी पड़ेगी जो उत्प्रवास करके गई है, और वो जनसंख्या भी जोड़नी पड़ेगी जो अप्रवास करके गए। तो वास्तविक जो वृद्धि दर है वो कहलाएगी जन्म दर माइनस मृत्यु दर माइनस उत्प्रवास और प्लस अप्रवास। ये है वास्तविक ये थी हमारी जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर माइनस मृत्यु दर। लेकिन वास्तविक जनसंख्या